हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट एचआरएम है तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम एचआरएम के मॉड्यूल डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी जरूर कंफर्म कर दीजिएगा, ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है या फिर ऑल इज क्लियर। तो स्टार्ट करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970। तो 1970 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए एक्ट जो है वो लेकर आया गया था, और इस एक्ट के रूल्स और प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को हायर किया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है और उनको वेजेस पे की जाती है। इस एक्ट का मेन पर्पस यही था कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं उनको प्रॉपर वेजेस वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाए और उनकी एक्सप्लॉइटेशन को रोका जा सके। ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई थी कि कौन कौन से ऐसे लेबर्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कैटेगरी में आएंगे। तो कौन सी स्टेटमेंट इस डेफिनेशन के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहले देखो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स आर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी वेयर दे परफॉर्म देयर वर्क, बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को ना कंपनी खुद हायर नहीं करती है, बल्कि वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसको हायर करवाती है। ठीक है। उसके बाद दे आर कॉमनली यूज फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, सीजनल वर्क और मीट फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड्स, बिल्कुल करेक्ट है। जब कंपनी को अचानक से लेबर की जरूरत पड़ती है ना, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को हायर करती है। और अचानक से लेबर की जरूरत कब पड़ेगी? अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आ गया है, कोई सीजनल वर्क आ गया है। ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर अरेंजमेंट्स आर ऑफन टेम्पररी और शॉर्ट टर्म नेचर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को शॉर्ट टर्म के लिए हायर किया जाता है और जैसे ही काम पूरा हो जाता है तो उनको हटा दिया जाता है। दे आर एम्प्लॉयड बाय सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर और लेबर सप्लाई एजेंसी, ये भी बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। तो इस डेफिनेशन के रिगार्डिंग ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स रिक्वायर्ड इन एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर द एक्ट टू अप्लाई इन मोस्ट स्टेट। तो किसी भी कंपनी के ऊपर ये एक्ट जो है वो कब अप्लाई होगा, मतलब कि मिनिमम कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स जो है वो हायर करने जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए? पहला 10, 15, 20 या फिर 25। देखो, मोस्ट स्टेट्स के अंदर ये नंबर है 20, यानी कि अगर किसी कंपनी के अंदर 20 या फिर 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर ये जो नंबर है उसे 20 से बढ़ाकर 50 जो है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एस्टैब्लिशमेंट वेयर द वर्क इज। ये एक्ट ना उन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है जहां पर काम जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं चल रहा होता है। ठीक है। जैसे अगर मान के चले एक एबीसी कंपनी है, ओके, तो ये बेसिकली ना साल में कभी 1 महीने काम कर लेती है। ठीक है। फिर 2 महीने बैठ जाती है, उसके बाद फिर काम कर लेती है, फिर बैठ जाती है, मतलब कि कंटिन्यूस बेसिस पे ये काम नहीं करती है। तो इसके ऊपर ना ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक्ट सिर्फ उन्हीं स्टैब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है जहां पर 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स काम कर रहे हो और जो काम है वर्क है वो कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा हो, यानी कि परमानेंट हो, ना कि बीच बीच में। तो ऑप्शन ए कह रहा था कि कंटिन्यूस एंड परमानेंट, ये तो गलत है, इसके ऊपर तो एप्लीकेबल होता है। परफॉर्म बाय हाईली स्किल्ड लेबर, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। लोकेटेड इन रूरल एरियाज, एप्लीकेबल होता है। नॉन कंटिन्यूस परमानेंट, बिल्कुल करेक्ट है, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर काम जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970। तो ये जो आपका एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, तो इसकी प्रोविजन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? पहला देखो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स मस्ट रजिस्टर द एस्टैब्लिशमेंट अंडर द एक्ट फॉर एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर करना चाहती है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर करवाना चाहती है, तो उसे ना इस एक्ट के अंदर खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और अगर किसी कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर उसकी रजिस्ट्रेशन को वापस ले लिया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को हायर नहीं कर सकते, ना ही करवा सकती है। वेजेस मस्ट बी पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, बिल्कुल करेक्ट है। देखो, वेजेस पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कॉन्ट्रैक्टर की होती है, क्योंकि कंपनी का उन लेबर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता है, बल्कि कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील करती है। कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देती है, फिर कॉन्ट्रैक्टर ही लेबर को पैसा देती है, और कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग जो है वो वेजेस पे करे।
अगर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं करता, यानी कि वो वेजेस पे नहीं करता है, तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसे यहाँ पर अनपेड वेजेस जो है वो पे करनी पड़ेगी लेबर को। कॉन्ट्रैक्ट लेबर कैन बी हायर्ड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्जी से हायर कर सकता है कंपनी के लिए, यानी कि उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर को उसके बारे में पता ही हो। तो ये सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होती है, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948। तो एक हमारा एक्ट है बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो देखो, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जहां पर छोटू काम कर रहे होते हैं, मतलब उनका नाम छोटू होता है पर वो बड़े होते हैं। जिसे आपने नॉर्मल कई बार देखा हो होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं, ठीक है। और वहां पर ना कोई वर्किंग आवर भी फिक्स वगैरह नहीं होता है, रात भर रात भर जो है वो काम करते रहते हैं और होटल वाले लोग उससे काम करवाते रहते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक है। और प्रॉपर वेजेस भी नहीं पे करते। मतलब सब ऐसा नहीं करते, कुछ की बात मैं यहाँ पर जो है वो कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये एक्ट जो है वो लेकर आया गया था, ताकि ये जो शॉप्स हैं या फिर जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है वहां पर जो वर्किंग है उसे जो है वो रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस क्या था? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जो शॉप्स हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर जो वर्किंग कंडीशंस है उनको रेगुलेट करना, यही प्राइमरी पर्पस था बॉम्बे शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। यानी कि जो आपके लोग काम करते हैं शॉप्स या फिर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाना, प्रॉपर वेजेस जो है वो प्रोवाइड करना। जिसमें आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि अभी भी जहां मैं रहता हूँ वहां पर शॉप्स में क्या है कि महीने में सिर्फ एक छुट्टी होती है। वैसे नॉर्मली आप बैंकों में चाहे काम करते हो या फिर आप कहीं और भी काम करते हो तो हफ्ते में एक छुट्टी होती है ना, पर शॉप्स के अंदर अभी भी एक महीने के अंदर सिर्फ एक छुट्टी होती है, लास्ट संडे के दिन। तो तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए ही इस एक्ट को जो है वो लेकर आया गया था। अभी आगे हम इसके प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो जाएगा। देखो, जितने भी एक्ट्स लेकर आए जाते हैं वो किस लिए लेकर आए जाते हैं कि जो लेबर वगैरह है उनकी वेलफेयर किए जाए, उनके एक्सप्लॉइटेशन को रोका जा सके, ठीक है। तो बॉम्बे शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का पर्पस था कि शॉप्स और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट किया जाए और लोगों को प्रॉपर वेजेस वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर द बॉम्बे शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948। तो ये जो आपका बॉम्बे शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948 है, इसके अंदर कौन सी एस्टैब्लिशमेंट कवर नहीं होती, जिसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता? पहला, शॉप्स, होटल्स, फैक्ट्रीज और रेस्टोरेंट्स। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? फटाफट से चार बॉक्स में बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, फैक्ट्रीज का करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो, फैक्ट्रीज के लिए एक अलग से फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो लेकर आया आया गया है और वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। बाकी शॉप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट, उसके ऊपर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एम्प्लॉयज वर्क आवर्स एंड द बॉम्बे शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948। ठीक है, तो बॉम्बे शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948 की प्रोविजंस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, पहले देखो, एम्प्लॉय शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू वर्क मोर देन 9 आवर्स इन अ डे एंड 48 आवर्स इन अ वीक। यानी कि जो एम्प्लॉय है जो इन होटल्स या फिर रेस्टोरेंट में काम करता है, वो दिन में मैक्सिमम 9 घंटे ही काम करेगा, उससे ज्यादा उससे काम नहीं करवाया जा सकता, और एक वीक के अंदर 48 आवर्स। पर मैं आपको बताऊं कि शॉप्स के अंदर लोग 12-12 घंटे जो है वो काम करवाते हैं, सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज आर अलाउड टू वर्क 6 आवर्स एक्स्ट्रा इन ईच वीक एंड 6 डेज इन ईयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट स्टॉक टेकिंग। बिल्कुल करेक्ट है कि एम्प्लॉयज से एक्स्ट्रा काम करवाया जा सकता है, पर हर वीक के अंदर 6 घंटे मैक्सिमम, ठीक है। और पूरे साल के अंदर 6 डेज मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा काम करवाया जाएगा वो सिर्फ अकाउंट स्टॉक टेकिंग से रिलेटेड होगा और कोई नहीं होगा। उसके बाद ये ना जो एक्ट है वो रेस्ट इंटरवल को भी मैंडेट करता है, यानी कि मिनिमम 5 घंटे में एक रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, 1 घंटे का, 1 आवर का। यानी कि कोई भी बंदा लगातार 12 घंटे काम नहीं करेगा, यानी कि लगातार वो सिर्फ 5 घंटे ही काम करेगा, उसके बाद उसको एक 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 घंटे का मिनिमम रेस्ट इंटरवल देना जरूरी है।
उसके बाद एवरी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मस्ट बी रिमेन क्लोज ऑन वन डे ऑफ द वीक, एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू देयर वेजेस फॉर दैट डे। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जितने भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है उनको कम से कम एम्प्लॉयज को एक हफ्ते के अंदर एक छुट्टी देनी होगी और उसके वेजेस भी पे करने होंगे। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि वर्क आवर्स से रिलेटेड ये जो प्रोविजंस थे बॉम्बे शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, उसके रिगार्डिंग सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर अगर कोई बंदा काम करता है तो वो मैक्सिमम कितना काम जो है वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया that govern the formation, operation, regulation of trade unions. What is the primary objective of Trade Union Act 1926? सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पर ट्रेड यूनियन समझाना चाहूंगा कि ये ट्रेड यूनियन क्या होता है। देखो, जैसे एक फैक्ट्री मान लीजिए, एक फैक्ट्री, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं और यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जो कि काम करवाते हैं। अब मान के चलो कि एम्प्लॉयर ने कोई ऐसा नियम बनाया जो कि वर्कर्स को अच्छा नहीं लगा। अब वर्कर्स ना अकेले अकेले जा रहे हैं एम्प्लॉयर के पास और कह रहे हैं कि हमें ये नियम अच्छा नहीं लगा, इसको प्लीज चेंज करिए, जैसे कि वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया वगैरह वगैरह। अब सिंगल सिंगल वर्कर जब जाएगा तो एम्प्लॉयर उसकी बात को नहीं सुनेगा और बोलेगा कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप काम छोड़कर चले जाइए। तो वर्कर डर के मारे जाता भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कत ना हो इसीलिए ट्रेड यूनियंस को बनाया गया। ट्रेड यूनियन बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली जो आपके वर्कर्स होते हैं, वर्कमैन होते हैं, उनका ही ग्रुप होता है। यानी कि ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होते हैं वर्कर्स, और ट्रेड यूनियन जो है वो वर्कर्स के बिहाफ पर एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करता है, उनसे बातचीत करता है और इंश्योर करता है कि वर्कर्स के साथ कोई भी नाइंसाफी ना की जाए। ठीक है, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी मैनेज करता है और अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करता है। ठीक है, तो ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 था, इसको लेकर इसीलिए आया गया था ताकि ट्रेड यूनियन को ट्रेड यूनियन की फॉर्मेशन की जाए, वो कैसे काम करेगी वो बताया जा सके और उसको रेगुलेट भी किया जा सके। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में उसको रेगुलेट करना, या फिर जो ट्रेड यूनियन है उनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना और उन्हें एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करना, या फिर यहाँ पे जो वेजेस पे किए जाते हैं वर्कर्स को वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर उनको कंट्रोल करना, या फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करना वर्क प्लेस के अंदर। तो क्या लग रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ट्रेड यूनियंस है उनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड की जाए और उन्हें एक लीगल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर काम जो है वो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Trade union is a group to form regulate relations between workmen employers or among workmen or employers. Which of these statements correct regarding the trade union registration? ठीक है, तो ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला देखो, ट्रेड यूनियन कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज इट हैज एटलीस्ट 7 मेंबर्स। बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो कम से कम उसके पास 7 मेंबर जो है वो होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट 10% और 100 विच एवरेज इज लेस ऑफ द वर्कमैन इन द रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री मस्ट बी मेंबर। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे अगर मान के चलिए कि एक यहाँ पर आपकी कंपनी है एबीसी, इसके अंदर टोटल 100 लोग जो है वो काम करते हैं, तो मिनिमम 10% यानी कि 10 लोग इस ट्रेड यूनियन के मेंबर होने चाहिए। हालांकि अगर गिनती बड़ी है, जैसे अगर यहाँ पर 10,000 लोग काम करते हैं तो वहां पर ना हम 100 को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया 10% या फिर 100, उसमें से जो भी लेस होगा वो मेंबर्स होने जरूरी है। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पर देखिए जब हम परसेंटेज देख रहे हैं तो 10 आ रहा है और 100 आ रहा है, तो इसमें से लेस कौन है? 10 10, तो हम 10 मेंबर्स देखेंगे। अगर 100 कम है और यहाँ जैसे 10,000 अगर एम्प्लॉयज है तो वहां पर 10% 1000 आएगा, तो इसमें से कौन हम 100 मेंबर्स देंगे क्योंकि लेस दोनों में से 100 है। उसके बाद ट्रेड यूनियन दैट एग्जिस्ट मोर देन अ ईयर बिफोर रजिस्ट्रेशन मस्ट सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटीज। बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई ट्रेड यूनियन है जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए काम कर रही है, मतलब उसको 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है काम करते हुए और अब वो रजिस्ट्रेशन करवा रही है, तो उसको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के स्टेटमेंट जो है वो बनाकर देनी पड़ेगी। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस बिकम लीगल एंटिटीज सेपरेट फ्रॉम देयर मेंबर्स। बिल्कुल करेक्ट है। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है वो लीगल एंटिटीज होती हैं, यानी कि उनकी अपनी खुद की एक पहचान होती है और वो अपने मेंबर से अलग होते हैं लॉ की नजर में और वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
Industrial Dispute Act 1947 provides mechanism and procedure for the investigation and settlement of industrial dispute by conciliation, arbitration, adjudication which is provided under the statute. Objective of this act include, देखो ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 था, इसको इसीलिए लेकर आ गया था ताकि जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उसको हम प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर पाए और उनको सेटल कर पाए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब है कि हमारे जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके बीच में आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, और उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसीलिए इस एक्ट को जो है वो लेकर आया गया था। तो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला, टू इन्वेस्टिगेट सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, बिल्कुल करेक्ट है कि जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, उनको इन्वेस्टिगेट करना और सेटल करना, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। टू इंश्योर सोशल जस्टिस, हार्मनी, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, बिल्कुल करेक्ट है। सोशल जस्टिस का मतलब है किसी के साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए, ना एम्प्लॉयर्स के साथ ना ही एम्प्लॉयज के साथ, और हार्मनी का मतलब है कि पीस रहना चाहिए, ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। और ये हम कैसे कर पाएंगे? अगर हम इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट को प्रिवेंट करेंगे तब। उसके बाद टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू वर्कर्स इन केस ऑफ ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर, बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हमारे वर्कर्स को ले ऑफ दिया जाता है या फिर रिट्रेंच कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है कंपनी को, तो उस केस में वर्कर्स को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में ऐसे करके जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, अगर आप सिस्टमेटिक वे में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होता है। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, और कॉम्प्लीमेंट्री ई पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाते हैं हमारे लेक्चर्स के। और जो लाइव क्लास होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है, तो जब चाहे आप जाकर क्लासेस को देख सकते हो। तो ओवरऑल हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहने वाला है। तो हमारे कोर्स को फटाफट से जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्स है वो इजिली एक्सेसिबल है। आपको हमारे जो ऐप है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है iitbf.info, उसके थ्रू भी आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अभी आपको हमारे कोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर्स मिलेंगे, जैसे कि अभी अगर आप एनरोल करोगे इस समय, तो अप टू 82% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नंबर है 8360944207। और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर हम एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 defines the appropriate government as central government for certain industries and services and the state government for other. In which of the following industries central government is not appropriate government under the act? सबसे पहले ये appropriate government का क्या मतलब है? देखो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो वहां पर एक्ट के अंदर गवर्नमेंट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो कुछ इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अदा करती है, ठीक है, और कुछ के अंदर स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी फॉलोइंग इंडस्ट्री है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं होती, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है? पहला, बैंकिंग, इंश्योरेंस, माइंस, या फिर लोकल रिटेल शॉप्स। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, माइंस और लोकल रिटेल शॉप्स। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, लोकल रिटेल शॉप्स इज द करेक्ट आंसर। बाकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, माइंस, इसमें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो रहती है। उसके बाद देखो, अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वर्कमैन रेफर्स टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग अप्रेंटिस एंगेज इन स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनुअल, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, टेक्निकल, क्लरिकल वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड। सर्टेन कैटेगरीज आर एक्सक्लूडेड सच एज, देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर वर्कमैन की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। वर्कमैन के अंदर कोई भी पर्सन आ जाता है जो कि किसी भी तरीके से स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड काम जो है वो कर रहा होता है, चाहे वो मैनुअल तरीके से कर रहा है, चाहे वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी के अंदर कर रहा है, और ये काम वो हायर और रिफॉर्ड के लिए जो है वो कर रहा है। हालांकि कुछ कैटेगरीज को हम वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। वो कौन सी कैटेगरीज है? पहला, मिलिट्री लॉ, पुलिस सर्विस, मैनेजरियल रोल्स, या फिर सुपरवाइजरी लॉ। फटाफट से बताइए।
कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि वर्कमैन की कैटेगरीज में नहीं आती है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, तो आपका जो मिलिट्री लॉ है, पुलिस सर्विस है, मैनेजरियल रोल्स हैं, वो आपके वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और सुपरवाइजरी रोल्स सारे नहीं आते, बल्कि अगर इनकी जो एक जो वेजेस है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से अबव हो जाती है, तब ये एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं वर्कमैन की कैटेगरी के अंदर। और अगर वेजेस लिमिट के अंदर रहती हैं तो वो वर्कमैन की कैटेगरी के अंदर ही रहते हैं। उसके बाद देखो, अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ए वर्क कमेटी मस्ट बी फॉर्म्ड एस्टैब्लिशमेंट विद, देखो वर्क वर्क कमेटी यहाँ पर क्या है, देखो तो अगर कोई भी यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है जहां पर 100 या 100 से ज्यादा वर्कमैन काम करते हैं ना, तो वहां पर कंपल्सरी एक वर्क कमेटी जो है वो बनानी पड़ती है। अब ये वर्क कमेटी क्या है, तो ये कमेटी ना एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए इस कमेटी के अंदर इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन के होते हैं और एम्प्लॉयर्स के होते हैं। और मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं इस कमेटी के वो 20 होंगे, यानी कि मैक्सिमम 10 लोग जो है वो एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और मैक्सिमम 10 लोग जो है वो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और वो साथ में बैठकर नेगोशिएशन वगैरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 has which has been notified by the government of India via its official gazette notification number 60 dated 29 September 2020, it subsumed three major central laws namely। ठीक है, तो देखो 2020 के अंदर ना एक यहाँ पर कोड जो है वो लेकर आया गया था जिसका नाम था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसके अंदर ना थ्री मेन सेंट्रल लॉज जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था उनको सबस्यूम कर दिया गया था, कंबाइन करके एक कोड जो है वो बना दिया गया था। ठीक है, तो वो तीन लॉज कौन से हैं? पहला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, या फिर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, या फिर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1947 और 46, और द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इन तीनों को सबस्यूम कर कर आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो है वो बना दिया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, इसको हम तीन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्कर अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2022। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर ना जो वर्कर की डेफिनेशन थी उसको एक्सपैंड कर दिया गया था, उसके अंदर कुछ और कैटेगरीज को भी इंक्लूड कर लिया गया था। वो कौन से थे? पहला, डेफिनेशन ऑफ वर्कर हैज बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड वर्किंग जर्नलिस्ट, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एज पर स्पेसिफिक एक्ट। बिल्कुल करेक्ट है कि वर्कर की डेफिनेशन के अंदर हमने वर्किंग जर्नलिस्ट और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज को भी इंक्लूड कर लिया था। पर्सन एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी अर्निंग लेस देन 18,000 पर मंथ और एनी अमाउंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नाउ कंसीडर्ड द वर्कर्स। बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई सुपरवाइजर है जिसकी जो सैलरी है वो 18,000 पर मंथ से कम है, तो वो भी वर्कर के अंदर ही आएगा। उसके बाद, इट ओनली कंसीडर एम्प्लॉयज अर्निंग लेस देन 18,000 पर मंथ एज वर्कर। तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड फॉर द लेबर डिस्प्यूट रेगुलेशन एक्ट 1947, द लेबर रिलेशन बिल 2019 was initially set as establishment employing 100 or more employees. The industrial relation code 2020 has raised this threshold। देखो, पहले ये जो थ्रेशोल्ड थे कि किन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये जो आपके एक्ट हैं, लेबर डिस्प्यूट एक्ट 1947 एप्लीकेबल होंगे, वो है 100 एम्प्लॉयज या फिर उससे ज्यादा। पर जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है उसके अंदर इसको बढ़ाकर 300 एम्प्लॉयज वो कर दिया गया था। यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड उन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है जहां पर एम्प्लॉयज की गिनती 300 या 300 से ज्यादा की होती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 provides a new concept for negotiating trade unions or negotiating councils in an industrial company according to stated provisions। ठीक है, तो देखो आपके जो ट्रेड यूनियन है वो बेसिकली नेगोशिएशन करते हैं एम्प्लॉयज के बिहाफ पर एम्प्लॉयर के साथ। तो वो नेगोशिएटिंग कैसे की जाएगी उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर प्रोविजन जो है वो दी गई है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अकॉर्डिंग। तो उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर सिर्फ एक यूनियन है पूरी इंडस्ट्रियल कंपनी के अंदर, तो जो एम्प्लॉयर है वो ऑटोमेटिकली उस यूनियन को सोल बार्गेनिंग यूनियन जो है वो मान लेगा वर्कर्स के लिए, यानी कि वही यूनियन वर्कर्स के बिहाफ पर एम्प्लॉयर के साथ बातचीत करेगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे एक एबीसी कंपनी है उसके अंदर एक यहाँ पर एक्स ट्रेड यूनियन है, एक ही है,
तो सारे के एम्प्लॉयज वर्कर्स इसी के मेंबर होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यही जो है वो कंपनी के साथ नेगोशिएटिंग करेगी। उसके बाद अगर यहाँ पर मल्टीपल यूनियंस प्रेजेंट है, जैसे कि मान के चले इस कंपनी के अंदर XYZ 3 यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियंस है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो इंडस्ट्रियल कंपनी है वो देखेगी कि किस ट्रेड यूनियन के पास एटलीस्ट 51% एम्प्लॉयज का सपोर्ट है। जैसे मान के चलिए कि एक्स ट्रेड यूनियन के पास 52% एम्प्लॉयज का सपोर्ट है, इसके पास जो है वो इसके पास जो है वो 40% का है, और बाकी जो 8% बच गए हैं वो इसके पास है, ठीक है, जेड के पास है। तो उस केस में ये जो होगी वो यहाँ पर बार्गेनिंग पावर रखती होगी और ये एम्प्लॉयज के यहाँ पर बार्गेनिंग करेगी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर मान के चले कि ट्रेड यूनियंस है और उन्होंने, अगर मल्टीपल ट्रेड यूनियंस है और किसी भी ट्रेड यूनियन के पास 51% एम्प्लॉयज का सपोर्ट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक नेगोशिएटिंग काउंसिल जो है वो बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाई जाएगी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे एग्जांपल के मान के चले कि इसके पास 40% का सपोर्ट है, इसके पास 30% का है और इसके पास आपका 30% का है, तो इसने 50, किसी भी ट्रेड यूनियन 51% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है, तो उस केस में एक यहाँ पर नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाई जाएगी। और इस नेगोशिएटिंग काउंसिल के अंदर ना आपके ये जो ट्रेड यूनियंस है इन्हीं के मेंबर्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाएंगे। तो ऐसी ट्रेड यूनियंस जिनके पास एटलीस्ट 20% का सपोर्ट है, तो वो यहाँ पर इस काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बन सकते हैं। हर 20% के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि एक्स के केस में इस ट्रेड यूनियन के 2 बंदे एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाएंगे नेगोशिएटिंग काउंसिल के अंदर, और इसके वाई के लिए एक और जेड के लिए भी एक, क्योंकि इनके पास टोटल 30% ही है, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर ये जो नेगोशिएटिंग काउंसिल है वो साथ में मिलकर जो है वो एम्प्लॉयर से नेगोशिएटिंग जो है वो करेंगी। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी। देखो, अगर एक ट्रेड यूनियन है तो उसी को बार्गेन, उसी के पास बार्गेनिंग पावर है और वही एम्प्लॉयज के बिहाफ पर एम्प्लॉयर से बात करेगी। अगर एक से ज्यादा है तो जिसके पास 51% का सपोर्ट है वो यहाँ पर नेगोशिएटिंग करेगी एम्प्लॉयज के बिहाफ पर एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है। और अगर मल्टीपल ट्रेड यूनियंस और किसी ने भी 51% का क्राइटेरिया अचीव नहीं किया है, तो उस केस में एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाई जाएगी जिसके अंदर इन ट्रेड यूनियन से ही मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और हर 20% के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट किया जाएगा इस काउंसिल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड यूनियन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 हाउ मेनी डेज इन एडवांस मस्ट एम्प्लॉयज नोटिफाई द एम्प्लॉयर बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक। देखो, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि जब वर्कर्स काम करने से मना कर देते हैं कि अब हम काम नहीं करेंगे, तो ये स्ट्राइक अगर अचानक से होती है तो एम्प्लॉयर जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि एक एडवांस नोटिस देना जरूरी है, एक एडवांस नोटिस देना जो है वो जरूरी। तो वो जो एडवांस नोटिस है वो कितने टाइम पीरियड पहले देना जरूरी है, 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज या फिर 40 डेज। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो, अगर जो आपके एम्प्लॉयज है वो स्ट्राइक पे जाना चाहते तो उसे 14 डेज पहले ही नोटिस देना होगा, यानी कि एडवांस नोटिस देना होगा कि हम स्ट्राइक जो है वो करना चाहते हैं। और ये जो 14 डेज का टाइम पीरियड होता है ये एम्प्लॉयर के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। वो या तो नेगोशिएशन वगैरह कर लेता है एम्प्लॉय से और स्ट्राइक को रोक देता है, या फिर वो अपनी प्रिपरेशन कर लेता है अगर स्ट्राइक होकर ही रहेगी तो, ठीक है, जिससे उसे नुकसान कम होता है। अब ये जो स्ट्राइक नोटिस होता है वो मैक्सिमम 60 डेज के लिए वैलिड रहता है, यानी कि अगर आपने 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि 15 दिन, 15वें दिन आपको स्ट्राइक करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आप 60 डेज टाइम पीरियड आपको मिलता है, 60 दिनों का टाइम पीरियड मिलता है, इसके अंदर आप कभी भी स्ट्राइक जो है वो कर सकते हो, ठीक है। पर उसके बाद वो वैलिड नहीं रहता, उसके बाद फ्रेश 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ता है। उसके बाद देखो, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड restrict strikes and lockouts in specific situation. Which of the following is the situation where the strike and lockouts are prohibited? देखो, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है ना वो स्ट्राइक्स और लॉकआउट को रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर, और उन सिचुएशन के अंदर ना तो स्ट्राइक की जा सकती है और ना ही लॉकआउट किया जाता है। स्ट्राइक का मतलब तो मैंने आपको समझाया, लॉकआउट का मतलब होता है जब एम्प्लॉयर काम बंद कर देता है, ठीक है। तो पहले देखो, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द एडवांस नोटिस पीरियड ऑफ 14 डेज, बिल्कुल करेक्ट है। देखो, स्ट्राइक करनी है 14 दिन का एडवांस नोटिस दो, लॉकआउट करना है तब भी 14 दिन का एडवांस नोटिस दो, और वो जो एडवांस नोटिस पीरियड है 14 दिन का उसके अंदर ना तो स्ट्राइक की जा सकती है ना ही लॉकआउट किया जा सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पर जो स्ट्राइक और लॉकआउट्स है
वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अंदर है, यानी कि अगर मान के चले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर एक थर्ड पार्टी के पास गए हैं, न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास, और अपने अपने पक्ष वहां पर रख रहे हैं, तो वो जो आर्बिट्रेशन की प्रोसेस है उसके दौरान ना तो स्ट्राइक ना ही लॉकआउट की जा सकती है, और आर्बिट्रेशन कंप्लीट होने के बाद भी कम से कम 7 दिनों तक स्ट्राइक या फिर लॉकआउट नहीं की जा सकती, उसके बाद की जा सकती है। उसके बाद अगर यहाँ पे स्ट्राइक और लॉकआउट जो है वो लीगल प्रोसीडिंग के अंदर, मतलब कि लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उसके ऊपर, तो जब तक लीगल प्रोसीडिंग चलेगी तब भी स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं किया जा सकता है, और जब लीगल प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 60 डेज तक भी यहाँ पर लोकल स्ट्राइक जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि इन सभी सिचुएशन के अंदर ना तो स्ट्राइक की जा सकती है ना ही लॉकआउट किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट एनी स्ट्राइक और लॉकआउट टू द रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड द आर्बिट्रेशन ऑफिसर। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर जैसे किसी एम्प्लॉयर को किसी भी स्ट्राइक का नोटिस आता है, या फिर उसे भनक लगती है कि स्ट्राइक होने वाली है, या फिर अगर एम्प्लॉयर जो है वो लॉकआउट करना चाहता है, तो उसे ना मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर गवर्नमेंट अथॉरिटी को, रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी को या फिर आर्बिट्रेशन ऑफिसर को नोटिस देना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है कि स्ट्राइक होने वाली है या फिर मैं लॉकआउट करने वाला। तो वो टाइम पीरियड कितना है मिनिमम, विद इन 24 आवर्स, या फिर विद इन 3 डेज, या फिर विद इन 5 डेज, या फिर विद इन 7 डेज। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? फटाफट से चार वर्ड्स में बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या फिर ऑप्शन डी होगा? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? नहीं पता? नहीं पता तो मैं बताता हूं, वो है ऑप्शन सी, विद इन 5 डेज। विद इन 5 डेज का नोटिस देना जरूरी है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का क्या काम है? देखो, कोई ये वर्कर है वो काम करता है, तो उसको प्रॉपर वेजेस जो है वो मिलनी चाहिए, प्रॉपर वेजेस जो है वो मिलनी चाहिए। तो इस एक्ट को इसीलिए लेकर आया गया था, ताकि वर्कर को उसके काम के बदले में प्रॉपर वेजेस जो है वो मिले, ठीक है। जो अनफेयर डिडक्शंस है उनको रोका जा सके, और जो भी टाइम डिले होता है उसे भी यहाँ पर रोका जा सके, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये एक लेबर रिलेटेड रेगुलेशन है इंडिया के अंदर, जो कि यहाँ पर पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयज को रेगुलेट करता है, जिनकी जो वेजेस होती है वो 24,000 से कम की होती है। यानी कि ये जो एक्ट है वो बेसिकली उन एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनकी वेजेस जो है वो 24,000 से कम होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू इंश्योर वर्कर्स रिसीव देयर वेजेस इन टाइमली एंड ऑर्डरली मैनर और प्रिवेंट अनजस्ट डिडक्शन फ्रॉम द देयर वेजेस। बिल्कुल करेक्ट है। इस एक्ट को इसीलिए लेकर आया गया था कि वर्कर्स को उनके काम के बदले में टाइमली मैनर में जो है वो वेजेस मिल सके, और जितने भी अनफेयर डिडक्शन है उनको रोका जा सके। इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सेट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एम्प्लॉयज रिगार्डिंग द मोड, टाइम एंड कंडीशंस ऑफ वेज पेमेंट। बिल्कुल करेक्ट है। ये जो एक्ट है ना वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लीगल फ्रेमवर्क, जिसके अकॉर्डिंग मोड, टाइम और कंडीशंस ये सारी चीजें लिखी होती है, और एम्प्लॉयर को इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो वेजेस पे करनी होती है। तो ये सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सेट्स रूल्स and regulation for employees regarding the mode, time and condition of wage payments. Which of these statement is correct regarding the payment of wages? तो पेमेंट ऑफ वेजेस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले देखो, इन ऑर्गेनाइजेशन विद लेस देन 1000 एम्प्लॉयज वेजेस मस्ट बी पेड विद इन 7 डेज आफ्टर द वेज पीरियड। बिल्कुल करेक्ट है। देखो देखो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 1000 एम्प्लॉयज से कम एम्प्लॉयज जो है वो काम करते हैं, तो वहां पर जैसे ही वेज पीरियड ओवर हुआ, जैसे कि अगर एक 30 महीने के बाद वेजेस पे किया जाता है, तो जैसे ही 30 दिन पूरे हो जाएंगे, 30 दिन पूरे होने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर में वेजेस की पेमेंट करनी जरूरी है। और अगर एम्प्लॉयज की गिनती 1000 से ज्यादा है, तो वहां पर जो वेजेस है वो 10 दिनों के अंदर में पे जो है वो किया जाना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और नॉर्मली जो पेमेंट की जाती है वो करेंसी नोट्स के अंदर जो है वो की जाती है, पर पेमेंट जो है हम चेक के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसा जो है वो क्रेडिट भी करवा सकते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये सभी स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस बिल्कुल जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं है। ऑल इज क्लियर? और मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली हमारी इलेक्टिव सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो चल रही है। आप सभी को पता है कि हमारे जो सीआईबी एग्जाम होता है उसके अंदर हमारे 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से
4 इलेक्टिव सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, जिसमें एचआरएम, रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग और आईटी एंड डीबी होता है। तो उसके रिगार्डिंग मैं रेगुलर बेसिस पे क्लासेस जो है वो आपके लिए लेकर जो है वो आता रहता हूँ। तो ऑलरेडी हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, एचआरएम की भी 2 क्लास हो चुकी है, आपके सेंट्रल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, आईटी एंड डीबी की भी 2-2 क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं। तो उन क्लासेस को जाकर एक बार ज़रूर जो है वो देख लेना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। और ऐसी और इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो क्लासेस मैं आपके लिए जो है वो लेकर आता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो एक तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारी क्लासेस को भी रेगुलर बेसिस पे ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। अब बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज एन important labor law in India that aims to safeguard the interests of workers by ensuring that they are paid a minimum wage that is essential to maintain a basic standard of living and provide their families a basic needs, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, जब भी कोई वर्कर काम करता है तो वो किस लिए काम करता है, ताकि वो अपनी और अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर सके। तो देखो, हर वर्कर को ना एक मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी कम से कम जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल कर पाए। जैसे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए, ठीक है, अपने बच्चों को हॉस्पिटल बीमार पड़ने पर दवाई दिलवा पाए, भूख लगने पे रोटी जो है वो खिला पाए, कपड़े जो है वो दिलवा पाए, ठीक है। तो इन सभी नीड को फुलफिल करने के लिए एक मिनिमम वेज का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो एक्ट है वो मिनिमम वेज को ही सेट करता है, यानी कि कोई भी कंपनी हो जब भी किसी वर्कर को वो अपॉइंट करेगी तो उसे मिनिमम इतना वेज जो है वो पे करना ही पड़ेगा, कंपलसरी। उससे ज्यादा वो पे कर सकते हैं उसकी स्किल के अकॉर्डिंग, पर मिनिमम उसको इतना करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो क्या करते हैं, लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि उनको बहुत कम वेजेस जो है वो पे करते हैं, और वर्कर के पास कोई काम नहीं होता है, लेबर के पास कोई काम नहीं होता है, तो मजबूरी बस उनको उन वेजेस में ही काम करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये एक्ट जो है वो लेकर आया गया था। तो इस एक्ट का जो नाम है वो है ऑप्शन बी, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इस एक्ट के अकॉर्डिंग वर्कर्स को एक मिनिमम वेजेस जो है वो पे करना कंपलसरी होता है कंपनीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, एम्प्लॉयज वो सैलरी वेजेस do not exceed 21,000 per month, which of the following is true regarding the bonus eligibility। देखो, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 क्या है, देखो, कोई भी वर्कर जो है वो किसी कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है। तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है, अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो कंपनी का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो वर्कर को दे, बोनस की फॉर्म में। जैसे दिवाली पे हर किसी को बोनस यहाँ पर मिलता है, किस लिए मिलता है, क्योंकि आपने पूरा साल अच्छे से काम किया, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो आपको बोनस जो है वो मिल गया। हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोनस वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बोनस नहीं मिलता है, उनको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बोलने के लिए कि आप भी बोनस यहाँ पर पे करो, ये एक्ट जो है वो लेकर आ गया था। क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपल्सरी ऑर्गेनाइजेशन को बोनस पे करना ही पड़ता है, यानी कि उनकी मर्जी नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ना, वो बेसिकली ऐसे एम्प्लॉय जिनकी जो सैलरी वेजेस है वो 21,000 से ज्यादा नहीं होते, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, यानी कि उनको वो बोनस जो है वो दिलवाता है। तो बोनस के लिए एलिजिबल होने के लिए एम्प्लॉय को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहले, उसकी जो सैलरी और वेजेस है वो 21,000 से कम होनी चाहिए। दूसरा, कि उन्होंने मिनिमम 30 दिनों तक काम किया होना चाहिए। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय है, उसने सिर्फ 5 दिन का काम किया और बोला कि मुझे यहाँ पर बोनस चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं। कम से कम उसे 30 दिनों तक काम जो है वो करना जो है वो जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगर कोई एम्प्लॉय है, उसकी जो सैलरी और वेजेस है वो 21,000 से कम है और उसने स्टैब्लिशमेंट के अंदर मिनिमम 30 दिनों तक काम किया होगा, तो वो बोनस के लिए एलिजिबल है, यानी कि उसको बोनस मिलना ही मिलना है, कंपल्सरी कंपनी को वो पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, व्हाट इज द मिनिमम बोनस परसेंटेज दैट एम्प्लॉयर मस्ट पे टू एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये जो एक्ट है 1965 का, इसके अंदर ना मिनिमम बोनस परसेंटेज भी बता दी गई है कि मिनिमम कितना बोनस जो है वो पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को। पहला देखो, 5% कह रहा है, 8.33% कह रहा है, 10% या फिर 12% कह रहा है। तो आप इसका आंसर बताइए, जब तक मैं थोड़ा आपको और समझा देता हूँ। तो देखो, मैक्सिमम और मिनिमम बोनस रेट दिया हुआ है। सबसे पहले जो ये बोनस दिया जाता है वो सैलरी के बेसिस के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। तो जो मिनिमम परसेंटेज है वो है 8.33%, यानी कि आपकी जो सैलरी, जैसे आपकी सैलरी मान के चले 10,000 रुपये, तो इसका 8.33%, ठीक है, मिनिमम परसेंटेज है। इतने तो आपको बोनस यहाँ पर मिलेगा। जैसे अगर हम 10,000 का 8.33% जो है वो निकाले, तो ये 833 रुपये होता है, ठीक है। तो आपको मिनिमम इतना बोनस जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि हम एक और चीज देखते हैं, वो देखते हैं 100, यानी कि आपका 833 और जो आपका
100 है, इसमें से जो भी हायर होगा ना वो आपको बोनस मिलेगा। तो 833 ज्यादा है तो आपको 833 रुपए का बोनस जो है वो मिलेगा। हालांकि जो मैक्सिमम बोनस रेट फिक्स किया गया है वो है 20%, यानी कि आपको जो मैक्सिमम बोनस मिल सकता है वो 20% तक का ही मिल सकता है, उससे ज्यादा बोनस जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोनस पेमेंट पीरियड की बात करें, बोनस पेमेंट पीरियड का मतलब है कि कितने टाइम पीरियड में आपको बोनस मिल जाना होगा। जैसे मान के चलिए कोई एम्प्लॉय है, वो कह रहा है कि मेरा बोनस, तो एम्प्लॉयर कह रहा है कि दे देंगे, क्या हो जाता है, फिर वो चला गया, फिर 1 महीने बाद आता है कि सर मेरा बोनस, वो कह रहा है दे देंगे, और ऐसे करते करते 5 साल गुजर गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक पेमेंट पीरियड दिया गया है, वो कितना है, जैसे ही अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ उसके 8 महीनों के अंदर अंदर में बोनस पे करना कंपलसरी, जैसे अकाउंटिंग पीरियड आपका जो है वो खत्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976? तो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1966 जो है वो लेकर आया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक मैन हो या फिर एक वुमन हो, ठीक है, एक सिंपल सा रूल है कि अगर मैन और वुमन सेम काम करेंगे तो उन्हें सेम पैसा मिलना चाहिए। जैसे अगर एक मैन है वो मैनेजर और एक वुमेन है वो भी यहाँ पर मैनेजर है, और वो सेम लेवल का काम जो है वो करते हैं, यानी कि ये भी 100 एम्प्लॉयज को मैनेज करता है, ये भी 100 एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, तो सिंपल रूल कहता है कि इसे भी सेम पैसा मिलेगा और इसे भी सेम पैसा मिलेगा। यानी कि अगर मैन और वुमेन इक्वल वर्क परफॉर्म करते हैं तो उन्हें इक्वल पेमेंट भी की जाएगी, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि एक्ट एप्लीकेबल है या फिर नहीं है, पर अगर आप इन रियलिटी देखने जाओ तो आज भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, आज भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो की जाती है। जैसे नॉर्मली वुमेन्स को जो है वो कम पे किया जाता है एज कंपैरिजन टू मैन। ठीक है, तो ये जो दिक्कत है, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम है तभी तो एक्ट लेकर आया गया ना, अगर प्रॉब्लम ही नहीं होती तो एक्ट ले आने की जरूरत क्या थी, प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करती है, तो इक्वल रेमुनेशन एक्ट लेकर आया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि चाहे एक मैन है चाहे एक वुमेन है, अगर वो सेम काम करेंगे तो उनको इक्वल ही पैसा मिलेगा, और कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। ये चीज यहाँ पर कंपल्सरी जो है वो बोली गई है। तो पहले देखो, इट इंश्योर्स इक्वल प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमेन इन वर्क प्लेस, तो ये नहीं है, प्रमोशन के रिगार्डिंग ये कुछ नहीं बोलता है। और टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस एंड इंश्योर इक्वल फॉर पे फॉर इक्वल वर्क, बिल्कुल करेक्ट है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ये एलिमिनेट करता है और इंश्योर करता है कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट ही यहाँ पर जो है वो की जाए। ठीक है, उसके बाद टू प्रोवाइड मिनिमम वेज रेट्स फॉर ऑल वर्कर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, तो ये गलत है। उसके बाद टू मैंडेट इक्वल वर्क आवर्स फॉर मैन एंड वुमेन एम्प्लॉय, तो ये भी गलत है, ऐसा कोई नहीं है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ हमने 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 ना बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ा है, जो कि यहाँ पर वर्किंग कंडीशन के बारे में है, या फिर आपके वेजेस के बारे में है, या फिर बोनसेस के बारे में। और ये सारे एक्ट इसलिए लेकर आए गए हैं ताकि वर्कर्स को एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाए, उनको काम के बदले में अच्छा पेमेंट जो है वो की जा सके। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया जिसके अंदर मिनिमम वेजेस पे की जाती है। फिर आपने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में पढ़ा, जहां पर बोला जाता है कि कितने टाइम पीरियड में वेजेस जो है वो पे किए जाएंगे। फिर हमने बॉम्बे शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट देखा, जहां पे वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट किया गया है रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में पढ़ा, जिससे ट्रेड यूनियन को रेगुलेट किया जाता है, उसको फॉर्मेट किया जाता है और इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गए तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, फटाफट से बताइए। ऑल इज क्लियर, ऑल इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आज का सेशन है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो सेशन को खत्म करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आप एचआरएम की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि देखो ये क्लास तो आपके लिए हेल्पफुल होगी, पर अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपने एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो आपको हमारे कोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कोर्सेज के अंदर एचआरएम का सारा सिलेबस जो है वो कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में आपको मिल जाता है, और प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री ई पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन ए टू जेड हो जाती है बिना किसी दिक्कत के, बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि वीडियोस की ड्यूरेशन काफी कम होती है, हमने ज्यादा लेंथी वीडियोस नहीं बनाई है, जितनी जरूरत है उतनी ही बनाई है। ठीक है, तो अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो सबसे पहले हमारी एक वेबसाइट है iabf.info, इसके थ्रू आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप हम आपके पास मोबाइल फोन है तो आप एक काम कीजिए, तो आप ऐप स्टोर पे जाइए, या फिर आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ दोनों ही जगहों पे आपको हमारे ऐप्स मिल जाएंगे।
उसके थ्रू आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। नाम मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, नाम क्या है। गूगल प्ले स्टोर पे आपका नाम है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और ऐप स्टोर पे आपका नाम है लर्निंग सेशन आईबीएफ, ठीक है। और अभी अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लेंगे तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाते हैं, अप टू 82% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नंबर है 8360944207। और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सारी की सारी कोर्स डिटेल वगैरह जो है वो मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। आपको जस्ट मैसेज कर देना है एचआरएम कोर्स डिटेल, और इमीडिएटली बेसिस पे आपको वापस रिप्लाई जो है वो आ जाएगा। तो अभी काफी अच्छा टाइम पीरियड है कोर्स को एनरोल करने का, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है, एक महीना ही रह गया है लगभग। तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है एनरोल कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है, जहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट के अलावा आपको बाकी 4 पेपर से भी जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एचआरएम की क्लास थी। इसके अलावा हमारी बाकी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनकी भी क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो उसको भी जरूर जाके देख लेना। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, क्योंकि लाइक और शेयर आपके लिए फ्री है पर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, काफी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में ऐसा करके जरूर बताना कि लेक्चर आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो वो भी मैसेज कर देना, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करने की कोशिश जो है वो करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।